अगला चैप्टर है निदान। अब निदान की डिटेल में बात करेंगे। निदान के कितने कौन-कौन से पर्याय होते हैं, निदान की क्या परिभाषा है, निदान के क्या कितने भेद होते हैं, कौन किस भेद पर क्या निदान बताया गया है, उसकी आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। व्याधि निश्चय करणम निदानम, यानी कि व्याधि का निश्चय जिससे किया जाए, जिस जिस वजह से व्याधि उत्पन्न हो रही है या जिस वजह से व्याधि का ज्ञान हमें हो जाता है, वो क्या होता है? निदान। जिस उपाय से व्याधि का निश्चय किया जाए उसे क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। स इति कर्तव्यता को रोग उत्पादक हेतु निदानम। अगर ये पहले वाला वर्ड याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा। रोग उत्पादक जो हेतु होता है उसी को क्या बोला जाता है? निदान। क्योंकि निदान क्या है? निदान वो है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है, जहां से रोग उत्पन्न होने की स्टार्टिंग हुई है, इनिशियल फेज ऑफ रोग उत्पन्न होना, जहां से रोग के उत्पन्न होने की शुरुआत हुई है, वो निदान है। क्योंकि निदान नहीं होता तो आगे रोग ही नहीं होता। अल्टीमेटली रोगों की जड़ क्या है? निदान है। हम पर्टिकुलर उस चीज का सेवन ही नहीं करेंगे तो हमें वो रोग होगा ही नहीं। हम मिट्टी नहीं खाएंगे तो हमें मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु कभी भी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। यानी कि निदान क्या है? निदान वो है जिससे रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो कर्तव्य की अनेकताओं से युक्त अर्थात दोष प्रकोपण आदि अनेक कार्यों को करते हुए जो कारण, यानी कि निदान क्या क्या करेगा? निदान दोषों को तो प्रकोपित करेगा ही, साथ साथ क्या करेगा? रोग को भी उत्पन्न करेगा। तो दोष प्रकोपण आदि अनेक कार्यों को करते हुए जो कारण रोग को उत्पन्न करता है उसी को क्या बोला जाता है? निदान। यानी कि निदान ने क्या क्या किया? निदान सेवन से दोष तो प्रकोपित हुए ही हुए, साथ ही रोग उत्पन्न होने की शुरुआत भी हो चुकी है। इस प्रकार विविध अहित आहार विहार के सेवन से दोषों का प्रकोप होता है तथा वे दोष जो स्वयं दूषित होकर दूषियों को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? निदान। यानी कि निदान सेवन ने क्या किया? निदान सेवन से हमारे दोष प्रकोपित हो चुके हैं। अब जो प्रकोपित दोष है, आपको पहले भी कई बार बोला है कि दोष एक बार प्रकोपित हो चुका है तो वो शांति से नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा। वो आगे के दूषियों को जाके दूषित जरूर करेगा और जब भी दोष दूष्य सम्मूर्छना होगी, रोग क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो जो रोग उत्पन्न करने का कारण है या जो रोग उत्पन्न करने का हेतु है वही क्या है? निदान। आचार्य चरक। अब ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपका जो निदान स्थान है चरक के अंदर आप पढ़ोगे वहां बताया गया है इनके बारे में। तत्र निदानम कारणम इति युक्तम अग्रे। निदान को ही क्या वो आचार्य चरक क्या बोलते हैं? निदान ही कारण है। किसका? रोग का। अगर निदान नहीं है तो रोग नहीं है, निदान ही रोग उत्पत्ति में कारण है। निदान के पर्याय क्या क्या होते हैं? निदान का पर्याय है निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण। ये आपको पता रखने हैं क्योंकि कई कई जगह कई वर्ड यूज होंगे। जैसे अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कई जगह निमित्त वर्ड यूज होगा, कई जगह उत्थान समुत्थान ये वर्ड यूज होंगे, तो आपको पता होने चाहिए कि ये पर्याय इनके हैं। फिर उसके बाद है निदान के भेद। अब यहाँ से भेद की स्टार्टिंग हो गई। कितने भेद से कितने प्रकार के निदान होते हैं? सबसे पहले है निदान 4 प्रकार का। निदान 4 प्रकार के कौन-कौन से भेद होते हैं? 4 प्रकार के कौन-कौन से निदान के भेद होते हैं? सन्निकृष्ट निदान, विपकृष्ट निदान, व्यभिचारी और प्राधानिक निदान। सन्निकृष्ट निदान क्या है? सन्निकृष्ट निदान वो है जिसका कंफर्म ही हो कि इस पर्टिकुलर निदान से ये दोष प्रकोपित होगा ही। यानी कि जिसका सीधा सीधा समवाय संबंध हो उस पर्टिकुलर दोष से। जैसे कि सन्निकृष्ट निदान का अर्थ है निकटवर्ती, यानी कि अगर ये किया है तो ये होगा ही होगा। रोगों की उत्पत्ति में सीधा संबंध। सन्निकृष्ट निदान क्या है? यानी कि ये चीज की है तो ये जरूर होगी। डायरेक्ट हम सुनते ही कह सकते हैं कि ये निदान सेवन किया है तो आपको ये रोग जरूर होगा। तो रोग उत्पत्ति में जिस निदान का सीधा संबंध हो वो कौन से होते हैं? सन्निकृष्ट निदान। अब एग्जाम्पल देखिए कि अब ये जनरली रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। जो इसके अंदर एग्जाम्पल बताया गया है वो कोई रोग उत्पत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया है, ये साफ साफ समझ में आने वाली चीज है, इसलिए इसको सन्निकृष्ट हेतु या सन्निकृष्ट निदान बोल दिया गया है। तो दिन के आदि में कफ, यानी कि दिन की शुरुआत प्रातः काल में कफ, दिन के मध्य में पित्त और दिन के अंत में वात का प्रकोप होगा। ये इनका डायरेक्ट समवाय संबंध है। कोई इसके अंदर वो ये नहीं है
कि हम सुबह ही सुबह इसका सेवन करेंगे तो कफ का वर्धक होगा या वात का वर्धक होगा, ये तो होता ही होता है। ये शरीर से डायरेक्ट इसका समवाय संबंध है, बिना और किसी चीज़ का सेवन किए ये हर किसी के अंदर होगा। प्रातःकाल उठने पर कफ बढ़ता है तो बढ़ेगा ही, मध्याह्न में पित्त का काल पित्त डोमिनेंट रहेगा तो रहेगा ही, सायंकाल में वात का वर्धन होगा तो होगा ही। उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट बॉडी से क्या है, समवाय संबंध है। ऐसे ही भोजन कर लेने के तुरंत बाद क्या होता है, कफ का वर्धन होता है। भोजन का जब भी पाचन चल रहा होता है तो मध्य की अवस्था में पित्त का और भोजन का पूर्ण पाचन होने पर वात का वर्धन होता है। तो सन्निकृष्ट निदान के लिए आपको जो अष्टांग हृदय है उसका कोटेशन याद होना चाहिए। वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिघाक्रमात्, यानी कि जिन जिन अवस्थाओं पर जिस काल पर जिस भोजन के काल पर जो रोगों का वर्धन बताया गया है वो क्या है, सारे सन्निकृष्ट निदान, यानी कि इस हेतु से इस दोष का वर्धन होगा ही, या इस समय पर ये दोष अपने आप ही बढ़ जाएगा। वो क्या है, उसका समवाय संबंध या सीधा सीधा संबंध। ऐसे ही विपकृष्ट निदान, विपकृष्ट निदान को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनको होने में थोड़ा टाइम लगे, जिनके लिए थोड़ा डिले हो, यानी कि हम कोई निदान का सेवन तो आज कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट बहुत टाइम बाद आए, वो कैसे होते हैं, विपकृष्ट होते हैं, यानी कि डिले इफेक्ट दिखाने वाले। ये एक्यूट और ये डिले। विपकृष्ट में अर्थात दूरवर्ती विपकृष्ट निदान के द्वारा दोष संचय के कारण, दोष संचय के बाद ही रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, निदान का सेवन करते हैं, एग्जाम्पल इसमें जो दे रखा है, हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या करते हैं हम, मधुर और स्निग्ध, ज़्यादा घी वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम करना भी पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है, हेमंत ऋतु में अपनी जो अग्नि होती है वो कैसी हो जाती है, अग्नि की प्रबलता हो जाती है, अग्नि बढ़ जाती है, तो उस अग्नि के लिए हमें क्या है, ऐसा आहार करना पड़ता है। मधुर और स्निग्ध आहार विहार करना पड़ता है, और ये मधुर और स्निग्ध आहार क्या करता है, उस समय कफ का संचय बॉडी के अंदर करता रहता है। लेकिन जो हेमंत ऋतु में कफ का संचय हो रहा है, वो हेमंत ऋतु में ही रोग उत्पन्न नहीं करता, वो रोग उत्पन्न करता है वसंत ऋतु में प्रकुपित होकर के। यानी कि ये उस प्रकुपित कफ के लिए या उस प्रकुपित कफ से होने वाले रोगों के लिए विकृष्ट निदान है। जो वसंत ऋतु में कफज विकार होते हैं, वसंत ऋतु आने पर जो भी कफज विकार होते हैं वो किस वजह से होते हैं, विपकृष्ट निदानों के कारण होते हैं। और उनका विपकृष्ट निदान क्या रहता है कि हमने हेमंत और शिशिर ऋतु में कफवर्धक आहार विहार किया, जो कि वसंत में जाके प्रकुपित हुआ, और उस प्रकुपित कफ ने वसंत ऋतु में क्या किया, रोग उत्पन्न किए। इसीलिए क्या है, वसंत ऋतु में कफ को बाहर निकालने के लिए वमन कराने का विधान है। अगर ये कफ यही रोग उत्पन्न कर रहा होता हेमंत और शिशिर में, तो क्या बोला जाता, हेमंत और शिशिर में आप कफ को बाहर कफ के लिए वमन कराओ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो वसंत ऋतु में जो कफ की वजह से जो दोष हो रहे हैं उसके लिए निदान क्या रहता है, विपकृष्ट निदान, जो कि हेमंत ऋतु में संचित कफ की वजह से होता है। फिर होता है व्यभिचारी, यानी कि दुर्बल होने से जो हेतु या निदान व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, वो निदान कैसे होते हैं, व्यभिचारी, यानी कि निदान ही दुर्बल है। जैसे हमने बहुत कम मात्रा में उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो पित्त को प्रकुपित करे ही, वो पित्त वर्धक कोई रक्त पित्त रोग को उत्पन्न कर सके, तो इतनी निदान में ताकत ही नहीं है कि वो रोग को उत्पन्न कर सके। वो निदान क्या होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। निदान यदि अल्प हो, दोष दुष्टि भी तो दोष दुष्टि भी सौम्य स्वरूप की ही होती है। यानी कि अगर निदान अल्प मात्रा में सेवन किए हैं तो क्या है, केवल तुम निदान छोड़ दो, निदान परिवर्तन ही कर दो, तो ही आपका रोग उत्पन्न जो रोग है उसका शमन हो जाएगा। अगर मान लो व्याधि उत्पन्न हो चुकी है तो वो निदान पर डिपेंड करता है कि निदान दुर्बल है या प्रबल है, उसने रोग को उत्पन्न किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर निदान दुर्बल है तो हम उसको व्यभिचारी निदान कहते हैं। यानी कि अगर वैसे तो दुर्बल निदान होने पर व्याधि उत्पन्न करेगा ही नहीं, लेकिन अगर व्याधि उत्पन्न हो भी चुकी है तो क्या है, वो ज्यादा पीड़ादायक नहीं होगी, वो ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाली नहीं होगी, सौम्य स्वरूप वाली होगी। यानी कि निदान परिवर्तन कर दो, हो सकता है तो भी ठीक हो जाए, या आप बहुत थोड़ी सी चिकित्सा दो उससे भी वो ठीक हो सकती है। फिर होते हैं प्राधानिक, उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित करे। यानी कि ऐसे निदान जो तुरंत ही एक्यूट इफेक्ट दर्शाएं, जो तुरंत ही दोषों को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करें, उनको क्या बोलते हैं, प्रधानिक निदान बोलते हैं। तो प्रधानिक निदान के अंदर क्या एग्जाम्पल दिया गया है, मारक विष।
विष का सेवन करोगे, अब ऐसे थोड़ी है विप्र की तरह थोड़ी है आपने आज विष सेवन किया और 2-3 महीने बाद जाके वो व्यक्ति मरेगा। विष सेवन तो उसने आज किया है, तो जो भी विष का फैटल पीरियड होगा उसके ज यानी कि जो भी विष है वो उसको 1 दिन के अंदर मारेगा या 2 दिन के अंदर मारेगा, वो तो विष की नेचर पर डिपेंड करता है, पॉइज़न की नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन वो होते कैसे हैं? लेकिन मरेगा वो जल्दी, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में। इससे ज़्यादा नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो अगर उसने विष का सेवन किया है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से ही क्या है, वो विष उस व्यक्ति के अंदर मार रखता है या उसको मृत्यु देने वाला होगा। तो जो विष है, यानी कि विष क्या है? निदान। कौन-सा निदान? प्राधानिक। जिसने क्या किया? विष के अंदर कौन-कौन से गुण होते हैं? विष के अंदर ओज के विपरीत गुण होते हैं। उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, व्यवायी होता है, सूक्ष्म होता है। इन सभी गुणों के कारण क्या होता है? व्यवायी यानी कि बिना पचे ही फैलने वाला। बिना पचे ही विष बॉडी के अंदर पहल फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या है? यानी कि उसका डाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पूरी बॉडी में, ब्लड में मिक्स हो गया, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। उसकी वजह से क्या है? वो मारकता उत्पन्न करने वाला होगा उस व्यक्ति को मार देने वाला होगा। तो जो विष के गुण जो होते हैं वो ओज के विपरीत होते हैं और उन गुणों के कारण उस व्यक्ति के अंदर क्या है? मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होती है। और वो तुरंत ही क्या करेंगे सभी, और विष क्या करता है? त्रिदोष प्रकोप करता है। तुरंत ही, टाइम नहीं लेता, तुरंत ही काम होता है विष की वजह से। जैसे साँप ने काट लिया तो कई बार क्या होता है, हैंड टू हैंड मर जाता है व्यक्ति। वो तो साँप पर भी डिपेंड करता है कि वो पॉइज़नस था या नॉन पॉइज़नस था। तो ये कौन-सा निदान हुआ? प्राधानिक हुआ। तो निदान के 4 प्रकार से भेद होते हैं, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक। आपको एक-एक लाइन में सबका मतलब याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 भेद वाला निदान भी होता है, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। यानी कि जो निदान दोषों को विषम करें, उनको दोष हेतु कहते हैं। यानी कि ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशम करने वाले आहार विहार। यानी कि जैसे कि हेमंत ऋतु में हमने क्या किया? कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया। तो जो कफवर्धक आहार विहार का या सेवन कर रहे हैं वो जो उस दोष का संचय कौन-सी ऋतु में कराएगा? हेमंत ऋतु में। लेकिन हम उसी कफवर्धक आहार विहार का सेवन उसमें भी करते रहे, वसंत ऋतु में, तो वहाँ पर उसका प्रकोप हो जाएगा। अब ऐसे ही पर्टिकुलर किसी ऋतु में उस दोष, जो भी दोष प्रकोपित होता है उसको प्रशम करने वाले निदानों का सेवन कर रहे हो, तो वो कैसे होते हैं? दोष हेतु। दोष हेतु मतलब जो दोषों को विषम करते हों, दोषों को दूषित करते हों, वो निदान होते हैं दोष हेतु। फिर होते हैं व्याधि हेतु। निश्चित व्याधि का उत्पादक हेतु व्याधि हेतु कहलाता है। वही एग्जाम्पल, मृतिका भक्षण करना पांडु रोग का कारण है, अतः मृतिका भक्षण ही क्या है? मृतिका भक्षण व्याधि का हेतु। व्याधि हेतु मतलब उस निदान से, व्याधि हेतु निदान यानी कि वो पर्टिकुलर निदान ही पर्टिकुलर व्याधि को उत्पन्न करेगा, वो होता है व्याधि हेतु यानी कि व्याधि निदान। फिर होता है उभय हेतु, जो विशिष्ट दोष का प्रकोपक हो, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी दोष को प्रकोपित करने वाला हो तथा साथ ही विशिष्ट व्याधि का उत्पादक हो। यानी कि दोष हेतु और व्याधि हेतु अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उभय हेतु। यानी कि पर्टिकुलर किसी दोष को भी प्रकोपित कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? व्याधि को भी उत्पन्न कर रहा है, तो वो निदान क्या होगा? उभय हेतु। जैसे कि हाथी, ऊंट तथा घोड़ा के समान यान पर चलने से, यानी कि इन यान की सवारी करते हैं, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी अगर करते हैं तो क्या होता है? वात दोष प्रकोपित होता है। जब साहसिक कार्य में पढ़ेंगे राजक्षमा के अंदर, वहां देखेंगे वात दोष इन यान की सवारी से प्रकोपित होता है, क्योंकि इन यान की सवारी पे क्या है? कंटिन्यू बैठे रहने से ऊबड़ खाबड़ वो चलती हैं, तो शरीर के अंदर क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। साथ ही साथ अगर वो क्या कर रहा है? विदाही अन्न का भी सेवन कर रहा है, तो पित्त और रक्त की भी उसको दृष्टि होगी। तो यानी कि इन निदानों से दोष भी प्रकोपित हुआ और पित्त रक्त की दुष्टि होने से उसको रक्त पित्त भी उत्पन्न होगा। यानी कि दोनों हेतु का अगर वो एक साथ सेवन कर रहा है तो उसका दोष प्रकोप तो होगा ही होगा, उसको पर्टिकुलर कोई व्याधि भी उत्पन्न हो सकती है। या फिर देखो, जैसे कि उसने यान की सवारी तो की, साथ साथ उसने यान की सवारी करते, जैसे कंटिन्यू, अब ऐसे नहीं है एक दिन कोई हाथी या ऊंट पर बैठ गया तो उसकी बात प्रकोपित हो जाएगी। लंबे समय तक, जैसे कि पहले के जमाने में जो सैनिक वगैरह होते थे, वो कंटिन्यू घुड़सवारी और ये सब करते थे। साथ में वो आहार भी कैसा करते थे? रक्त और पित्त को प्रकोपित करने वाला। तो वो जो व्यक्ति होते थे उनमें वात रक्त होने का खतरा बढ़ जाता था। क्योंकि वात रक्त के निदान में क्या निदान आएँगे?
जो वात को जो निदान वात को प्रकोपित करे, साथ-साथ रक्त को दूषित करे, और रक्त को दूषित करने के लिए सबसे पहले पित्त को भी दूषित करना ज़रूरी है, क्योंकि जब पित्त दूषित होगा तभी क्या होगा, रक्त दूषित होगा। तो वात रक्त जो है वो दोनों वजह से उत्पन्न होता है, वात निदान का सेवन करने से और पित्त प्रकोपित निदान का सेवन करने से। तो इससे क्या है, हमें उभय हेतु के अंदर व्याधि का भी ज्ञान हो गया, साथ में ये भी पता चल गया कि उसके अंदर कौन से दोष प्रकोपित हैं। तो एग्जाम्पल आप एक बार वापस से देखिए, हाथी, ऊंट तथा घोड़ा के समान यान पर चलने से वायु की तथा विदाही अन्न के सेवन से पित्त व रक्त की रुष्टि होती है। जो यान व विदाही अन्न एक साथ क्या करते हैं, वात रक्त रोग उत्पन्न करते हैं। तो अगर ये सारे निदान हम एक साथ सेवन कर रहे हैं तो वात रक्त रोग उत्पन्न होगा। तो वात रक्त तो व्याधि हो गई, और दोष कौन सा हो गया, वात और पित्त। तो ये हो गया उभय हेतु के अंदर, जिससे हमें क्या है, उभय हेतु के अंदर हमें दोष प्रकोप का भी ज्ञान हो गया और व्याधि का भी ज्ञान हो गया। तो ये 3 भेद से जो निदान होते हैं वे होते हैं दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे।